ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले अभी जिंदा है। हम वो है जहां मुश्किलें भी शर्मिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोशन और आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस लौरिया। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित सभी पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे। आज का वीडियो क्लास 10वीं और क्लास 12वीं दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि क्लास 10वीं का जो इतिहास का जो पार्ट 4 है उसमें महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। और क्लास 12वीं का जो अध्याय 13 है उसमें इतिहास का जो अध्याय 13 है उसमें सभी प्रकार के महात्मा गांधी के जीवन से जितने भी क्वेश्चन है वो सब इसमें आज हम क्लियर कर देंगे। तो आज ये क्लास 10वीं के लिए और क्लास 12वीं के छात्रों के लिए ये विशेष प्रकार का क्लास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा गांधी युग जो है 1917 ईस्वी से लेके 1948 ईस्वी के बीच के समय काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महात्मा गांधी 1917 ईस्वी से भारत में अपने कारनामा करना शुरू कर दिए थे और 1948 ईस्वी में नथुराम गोडसे के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद उनका डेथ हो गया। तो 1948 और 1917 के बीच के जो समय अंतराल है इसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। आगे समझिएगा, महात्मा गांधी के बारे में बात करें तो गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है, उनका जन्म स्थान 2 अक्टूबर 1859 ईस्वी को 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। यह गुजरात के, भारत का ही एक राज्य है गुजरात, यह गुजरात के पोरबंदर राज्य में जन्मे थे। एक गुजरात का राज्य है और पोरबंदर जिला है, तो गुजरात के पोरबंदर नामक जिला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनकी माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। मात्र 13 वर्ष की आयु में ही महात्मा गांधी की शादी हो गई थी। इसे बाल विवाह के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले के जमाने में ये सब बाल विवाह हुआ करता था। अभी उसको राजा राम मोहन राय ने उसे खत्म कर दिया है। उसके बाद आगे समझिएगा, महात्मा गांधी की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गांव में ही हुई है, वो कहीं बाहर पढ़ने के लिए नहीं गए थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव से ही पूरी की। फिर जब वह 20 साल के हो गए तो वकालत की पढ़ाई करने के लिए 1889 ईस्वी में वे इंग्लैंड चले गए। वहां पे उन्होंने वकालत की पढ़ाई 2 सालों तक किया और 1891 ईस्वी में वह भारत वापस आ गए। क्वेश्चन कहेगा कि महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई करके इंग्लैंड से भारत कब आए थे? तो 1891 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद जब वापस आए तो वापस आने के बाद वे सबसे पहले कांग्रेस अधिवेशन 1891 ईस्वी में भाग लिया था। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले भाग लिया, तो उन्होंने सबसे पहले 1891 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। उसके बाद जब वो भारत चले आए तो आने के बाद उन्होंने जो ब्रिटिश सेना था, उस समय पूरे भारत में अंग्रेजों का शासन चलता था। अंग्रेजों भारतीय जो थे पूरी तरह से गुलाम हो चुके थे, तो अंग्रेजों का शासन चलता था। तो अंग्रेजों के शासन में, अंग्रेजों के सेना में महात्मा गांधी ने भारतीयों को भी शामिल किया, क्योंकि रोजगार की बहुत ज्यादा कमी थी, जिसको देखते हुए, बेरोजगारी को देखते हुए महात्मा गांधी ने भारत के नवयुवकों को उनके जो अंग्रेज थे उनकी सेना में शामिल कराए और शामिल कराने के कारण इन्हें अंग्रेजों ने सार्जेंट की उपाधि दी। क्वेश्चन कहेगा कि सार्जेंट की उपाधि किसे दिया गया था? तो महात्मा गांधी को दिया गया था। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कैसर ए हिंद की उपाधि किसे दिया गया था? तो कैसर ए हिंद की उपाधि जो है वो भी महात्मा गांधी को दिया गया है अंग्रेजों के द्वारा। यहां से याद रखिएगा। अगला है, तो उसके बाद 1893 ईस्वी में, 2 साल बाद 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी एक दक्षिण अफ्रीका के एक व्यापारी जिसका नाम था दादा अब्दुल्ला के कहने पर इसका मुकदमा लड़ने के लिए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो 1893 ईस्वी में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए। किसके कहने पर? तो दादा अब्दुल्ला एक व्यापारी था, उसी का मुकदमा लड़ने के लिए, चूंकि अब वकील थे तो इसकी मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका में उस समय गोरे काले का भेदभाव चल रहा था। जितने अंग्रेज थे वह दक्षिण अफ्रीकी लोगों को बेरहमी से पीट रहे थे और उन्हें गोरे और काले के भेद के कारण अत्यधिक मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिसे कि एक मुसीबत का मारा ये दादा अब्दुल्ला भी था। इसी का मुकदमा लड़ने के लिए वे दक्षिण अफ्रीका चले गए। दक्षिण अफ्रीका जाते समय एक स्थान है डरबन,
और डरबन से प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका की जो राजधानी है उसका नाम है प्रिटोरिया। तो डरबन से प्रिटोरिया एक स्टेशन है, इस एक ट्रेन चलता था। इस रेलवे स्टेशन के बीच में, डरबन और प्रिटोरिया के बीच में एक स्टेशन पड़ता है जिसका नाम है मेरिन्सबर्ग। इस मेरिन्सबर्ग नामक स्टेशन पे महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा, काले होने के कारण अंग्रेजों के द्वारा जबरदस्ती पटरी से फेंक दिया गया, चलती हुई ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, जिसे रेल कांड के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन कहेगा कि महात्मा गांधी के साथ रेल कांड कहाँ हुआ था? तो डरबन और प्रिटोरिया के बीच में जो स्टेशन पड़ता है मेरिन्सबर्ग, इसी मेरिन्सबर्ग जगह पे महात्मा गांधी के साथ यह रेल कांड हुआ था। उसके बाद महात्मा गांधी 1894 ईस्वी में जैसे ही दक्षिण अफ्रीका पहुंचे, वहां पर 1894 में उन्होंने अपना सबसे पहला नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। क्वेश्चन कहेगा नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? तो 1894 ईस्वी में किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो महात्मा गांधी के द्वारा यह नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया गया था। उसके बाद अब यहां से थोड़ा सा याद रखिएगा कि 1893 ईस्वी से लेके 1915 ईस्वी तक जो भी घटनाएं होगा वो सब के सब घटनाएं दक्षिण अफ्रीका में होंगी, क्योंकि 1893 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका चले गए और 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी भारत वापस आए। तो इस समय अंतराल में जो भी घटनाएं होंगी वो सब के सब दक्षिण अफ्रीका में होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो 1894 ईस्वी में महात्मा गांधी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किया। फिर 1903 में, बीच में बहुत सारी भी घटनाएं घटी, लेकिन 1903 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक अखबार लिखा। ये सब दक्षिण अफ्रीका की घटनाएं हैं। 1903 में जो अखबार लिखे, अखबार का नाम था द इंडियन ओपिनियन, भारत की विचारधारा। ये अपना विचारधारा को एक अखबार में लिखे जिसका नाम रखे द इंडियन ओपिनियन। यह द इंडियन ओपिनियन अखबार था। यह अखबार लोगों को जागरूक करने में मदद कर रहा था। जितने भी अंग्रेज थे वो सब के सब महात्मा गांधी से वहां पर भी खौफ खा रहे थे, क्योंकि महात्मा गांधी ने अपने विचारधाराओं से दक्षिण अफ्रीका के लोगों के मन में अंग्रेजों के विरुद्ध बहुत सारे जहर घोल दिए और बहुत सारे जो है देशभक्ति जगा दिया, जिसके बाद वहां के लोगों ने अंग्रेजों को भगाने के लिए ठान लिया। हालांकि ऐसा ही कुछ हुआ भी आगे चल के। तो उन्होंने 1903 ईस्वी में एक अखबार लिखा जिसका नाम रखे द इंडियन ओपिनियन, इसमें अपने विचारों को लिखे। उसके बाद 1906 ईस्वी में महात्मा गांधी ने प्रथम बार अपना सत्याग्रह किया था। सत्याग्रह क्या होता है? तो सत्य के लिए किया गया आग्रह को सत्याग्रह कहते हैं। महात्मा गांधी का जो मेन हथियार था, चीफ वेपन, वे सत्य और अहिंसा था। उनका मानना था कि यदि आप मारधार करते हो, लड़ाई करते हो, तो इसमें आपकी हार हो सकती है, लेकिन जब कभी भी आप अहिंसा के साथ किसी भी आंदोलन को करते हो तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा और विजय होने की गारंटी 100% होती है। इसीलिए महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए सब के सब अहिंसात्मक आंदोलन था। कोई किसी में भी उन्होंने मार झगड़ा का मतलब जिक्र नहीं किया है। तो उन्होंने अपने जीवन का प्रथम बार 1906 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजों के खिलाफ सत्याग्रह किया था। क्वेश्चन क्या आएगा कि महात्मा गांधी ने पहली बार अपने जीवन का प्रथम बार सत्याग्रह कहाँ किए थे? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। कब किए थे? 1906 ईस्वी में किए थे। आगे समझते हैं। उसके बाद महात्मा गांधी ने 1909 ईस्वी में एक किताब लिखे जिसका नाम था हिंद स्वराज। इस किताब में अपने जीवन के प्रति और अपने साथ हुई घटनाओं के प्रति इन्होंने पूरे वृतांत को लिखे हैं। तो क्वेश्चन कहेगा कि हिंद स्वराज क्या है? तो एक बुक है, एक किताब है जिसको किसने लिखा था? महात्मा गांधी ने। और कब? 1909 ईस्वी में। उसके बाद 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौट आए, क्योंकि उस समय तक दक्षिण अफ्रीका में काफी हद तक माहौल शांत हो गया था, लेकिन यह इस समय तक भारत की माहौल बहुत ज्यादा बिगड़ते चला गया था। तो जिसको देखते हुए महात्मा गांधी ने 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आ गए। वापस आने के बाद चूंकि यह 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत वापस आए थे, इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये प्रवासी दिवस क्या है तो समझिएगा। कोई भी व्यक्ति अपने किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जब अपने जन्मभूमि को छोड़ के किसी और स्थान पर चला जाता है और वहीं पे जाके बस जाता है, तो इस घटना को प्रवास कहते हैं तथा इस जीव को या इस व्यक्ति को प्रवासी कहा जाता है। जैसे कि लड़कियां जब उनका विवाह होता है तो वह अपने मायके को, अपने जन्मभूमि को छोड़ के अपने ससुराल रहने के लिए चली जाती है और हमेशा के लिए चली जाती है, तो वह भी एक प्रकार की प्रवासी है और इस घटना को प्रवास कहा जाता है।
आगे समझिएगा। तो इसीलिए चूंकि 9 जनवरी को यह भारत वापस आए थे, तो 9 जनवरी को ही प्रवासी दिवस मनाया जाता है। वापस आने के बाद महात्मा गांधी ने सबसे पहले अपना एक राजनीतिक गुरु चुना। उन्होंने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में गोपाल कृष्ण गोखले जी को चुना और इन्हीं से उन्होंने अपनी राजनीति की शिक्षा ली। उसके बाद जैसे ही अभी शिक्षा ले ही रहे थे, तो 1916 ईस्वी में महात्मा गांधी ने एक आश्रम की स्थापना किया, साबरमती आश्रम। यह साबरमती आश्रम अहमदाबाद के पास, जो गुजरात राज्य है, गुजरात राज्य में एक नदी है जिसका नाम है साबरमती नदी। इसी साबरमती नदी के तट पर इन्होंने जिस आश्रम का स्थापना किया उसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना गया और इसी आश्रम में उन्होंने रहना शुरू कर दिया। उन्होंने अपना घर त्याग दिया और इसी आश्रम में रहना शुरू कर दिया। अब ये जस्ट इसके अगले ही साल 1917 ईस्वी में चंपारण में एक कांड हो गया। वो कांड क्या था? तो चंपारण के जितने भी किसान थे, इन किसानों पे जो अंग्रेज थे, अंग्रेजों ने बोला कि आपके पास यदि 20 कट्ठे का जमीन है तो इस 20 कट्ठे के जमीन में 3 कट्ठे के जमीन पे आपको नील की खेती करनी होगी, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली कहा जाता है। तो देखिएगा, आपके 20 कट्ठे जमीन में से 3 कट्ठे जमीन पे आपको नील की खेती करनी होती है, जिसे 3 कट्ठिया प्रणाली के नाम से जाना जाता है। एक नील क्या होता है? तो नील एक प्रकार का ड्रग्स का कच्चा माल होता है, कच्चा सामग्री होता है। इससे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं। किसान तैयार भी हो गए नील की खेती करने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि एक बार जिस खेत में नील की खेती हो जाती थी वह खेत बंजर हो जाती थी, जिसके बाद जिसको देखते हुए जो चंपारण के किसान थे, वो चंपारण के किसानों ने अंग्रेजों का खिलाफत किया, अंग्रेजों के विरुद्ध में आंदोलन किए और बोले कि हम आपके इस 3 कट्ठिया प्रणाली को मानने से इनकार करते हैं। लेकिन अंग्रेजों के जोर जबरदस्ती करने पर इनका एक भी बात नहीं चला, जिसको देखते हुए चंपारण के जितने भी जो किसान थे वे सब के सब चले गए राजकुमार शुक्ल के चरण में और राजकुमार शुक्ल के कहने पर महात्मा गांधी चंपारण आए और उन्होंने किसानों के तरफ से अंग्रेजों के विरुद्ध इस 3 कट्ठिया प्रणाली का विरोध करने के लिए उन्होंने आंदोलन किया, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और इस चंपारण सत्याग्रह जो है वह सफल भी रहा। महात्मा गांधी ने इतने जोरों शोरों से अपना आंदोलन किया कि यह आंदोलन सफल रहा। क्वेश्चन कहेगा कि महात्मा गांधी के द्वारा भारत में सबसे पहले कौन सा सत्याग्रह किया गया? तो चंपारण सत्याग्रह। वो कब किया गया था? तो 1917 ईस्वी में। लेकिन उनके जीवन का प्रथम सत्याग्रह कौन था? तो दक्षिण अफ्रीका में किए थे प्रथम सत्याग्रह 1906 ईस्वी में। उसके बाद समझिएगा, जैसे ही महात्मा गांधी का यह आंदोलन सफल रहा, इसको देखते हुए जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिसे राष्ट्र कवि कहा जाता है, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी। इसके पहले गांधी जी को कोई भी महात्मा नहीं कहता था, लेकिन जैसे ही 1917 में जो ये चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, उसके बाद गांधी जी को पूरे देश के लोगों ने महात्मा के नाम से संबोधित किया और इन्हें महात्मा के नाम से जाना गया। उसके बाद जैसे ही 1917 में इनका चंपारण सत्याग्रह सफल हुआ, उसके बाद इनका और भी मनोबल बढ़ गया कि हम कुछ कर सकते हैं। तब तक 1918 ईस्वी में भारत में 2 कांड हो गए। गुजरात राज्य में एक जगह था जिसका नाम है अहमदाबाद। यहाँ पे एक फैक्ट्री था जिसका इस फैक्ट्री में जितने भी लोग काम कर रहे थे, उस फैक्ट्री में काम करने वाले लोगों को अंग्रेजों ने सैलरी देने से मना कर दिया। इसे अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के नाम से जाना गया। क्या था? तो अहमदाबाद में जो मिल था, उस मिल में काम करने वाले मजदूरों का सैलरी अंग्रेजों ने रोक लिया, जिसका वेतन नहीं दे रहे थे, जिसको देखते हुए वहां के मजदूरों ने आंदोलन किया, तो जबरदस्ती उन्हें बहुत ज्यादा मार खाना पड़ा। जिसके बाद उन्होंने महात्मा गांधी को बुलाया, महात्मा गांधी का शरण लिया और महात्मा गांधी ने अपने जीवन का प्रथम बार ये भूख हड़ताल किए और इस भूख हड़ताल में भारत में, और ये भूख हड़ताल से महात्मा गांधी अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को सफल कराए। क्वेश्चन कहेगा कि भारत में सबसे पहले महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल का उपयोग किस आंदोलन में किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्होंने किया था और इस आंदोलन में वह सफल भी रहे। यहाँ पे जितने भी मजदूर थे उन सभी मजदूरों को सैलरी दिलाने में सफल रहे। इसके बाद 1918 में एक और घटना हो गया, जो एक गुजरात राज्य का एक जिला है, छोटा सा जिला है जिसका नाम है खेड़ा। इस खेड़ा जिला में जितने भी किसान रहते थे, वे सभी किसानों पर अंग्रेजों ने टैक्स लगा दिया कि जिसके पास जितना ज्यादा जमीन रहेगा वो उसको उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। जिसको देखते हुए वहां के जो किसान वर्ग के लोग थे अंग्रेजों का विरोध किए और अंग्रेजों के खिलाफ
आंदोलन किए, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना गया, लेकिन यह सफल नहीं रहा। फिर महात्मा गांधी को सभी लोग मिलकर महात्मा गांधी को बुलाए और महात्मा गांधी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, जिसे खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है, और महात्मा गांधी ने खेड़ा आंदोलन को सफल बनाया। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। आपको यदि इसका एक स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। भारत में अभी ये सब घटनाएं चल ही रही थी, तब तक इसी बीच तुर्की में एक और घटना सामने आया। तुर्की के जो शासक होते हैं, तो तुर्की के शासक को खलीफा कहा जाता है। जैसे भारत के जो राजा होते हैं उसे राजा कहा जाता है, भारत के शासक को राजा कहा जाता है, उसी तरह तुर्की के जो राजा हुआ करते थे उनको खलीफा कहा जाता है। तो तुर्की के खलीफा को अंग्रेजों ने उसके पद से हटा दिया, जिसके विरोध में तुर्की के लोगों ने आंदोलन कर दिया, जिसे खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। तो आगे समझते हैं। यह आंदोलन, खिलाफत आंदोलन 1919 से लेकर 1922 ईस्वी तक चला था। तो 1919 ईस्वी में तुर्की के जो शासक होते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था। इस खलीफा को वहां के जो अंग्रेज जो शासक थे उन्हें पद से हटा दिया और बोला कि आज के बाद तुर्की पर सिर्फ अंग्रेजों का कब्जा होगा। जिसके बाद वहां के स्थानीय लोगों ने अंग्रेजों का विरोध किया। इस विरोध को खिलाफत आंदोलन के नाम से जाना गया। यह खिलाफत आंदोलन का शुरुआत सबसे पहले वहां का प्रथम जो आदमी था अली बंधु ने किया था, लेकिन अली बंधु उतना प्रभावशाली नेता नहीं हो पाया, जिसके वजह से आंदोलन कुछ खास आगे नहीं बढ़ा। फिर उसे तुर्की के लोगों ने महात्मा गांधी से अनुग्रह किया कि आप तुर्की आइए और यहाँ के लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। तो महात्मा गांधी 1919 ईस्वी में तुर्की पहुंचे और वहां पे खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। तो महात्मा गांधी जो खिलाफत आंदोलन जो था उसके द्वितीय नेतृत्वकर्ता थे। क्वेश्चन कहेगा कि खिलाफत आंदोलन के पहले नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो अली बंधु। और दूसरा नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी ने ठान लिया था कि इस अंग्रेजों को सबक सिखाना है और वो भी अच्छी तरह से सिखाना है। इसके बाद महात्मा गांधी ने भारत आए। जैसे ही भारत आए उसी बीच यह आंदोलन अभी चल ही रहा था। 1919 में आंदोलन अभी चल ही रहा था तुर्की में। तब तक उसी बीच भारत के जो नेता थे, उसी बीच भारत के जो अंग्रेज थे वो सभी अंग्रेजों ने भारत के अंदर एक अलग सा एक नियम लाया, क्योंकि अंग्रेजों ने 3 जगह महात्मा गांधी के हाथों से मुक्की खाया था। सबसे पहले 1917 में चंपारण सत्याग्रह के द्वारा उन्हें हार का सामना करना पड़ा। दूसरी बार 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में उन्हें मुक्की खाना पड़ा। और तीसरी बार 1918 में ही जो खेड़ा आंदोलन था उसमें मुक्की खाना पड़ा। जिसके बाद उन लोगों ने, अंग्रेजों ने अच्छी तरह से समझ गए थे कि अगर महात्मा गांधी को नहीं रोका गया तो आने वाले कुछ ही दिनों में भारत को यह आजाद करा देंगे। इसके खिलाफ अंग्रेजों ने एक नया नियम लाया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अंग्रेजों ने 21 मार्च 1919 ईस्वी में भारत में एक नियम लागू कर दिया जिसे रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अब ये रॉलेट एक्ट क्या है? तो रॉलेट एक्ट एक प्रकार का काला कानून, अंधा कानून है। यह नियम कहता है कि किसी को भी सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी को भी, अगर कोई रास्ता में चल रहा है, वो कुछ किया हो या नहीं किया हो इससे मतलब नहीं है, सिर्फ शक के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, 3 साल के लिए उसे जेल में डाला जा सकता है। इस पे वो किसी प्रकार का सुनवाई नहीं होगा, वो किसी प्रकार का उसे सुनवाई करने का अधिकार नहीं दिया जाएगा और इसे वो 3 सालों तक जेल में बिना किसी सुनवाई का, बिना किसी मुकदमा का रखा जा सकता है। लोगों ने कहा यह कानून नहीं, यह काला कानून है। अब आप ही समझो, जैसे कोई लड़का निकला घर से मार्केट सब्जी खरीदने के लिए, तब तक उसी बीच अंग्रेजों को लगा कि नहीं ये गद्दार है या अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने वाला आंदोलनकारी है, उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। वहां पे घर पे इंतजार चल रहा है कि बबुआ अब सब्जी लेके आएगा, अब बबुआ को 3 साल के लिए जेल कर दिया गया। तो ये कोई कानून थोड़े है, यह कोई आंधा कानून है। इसलिए लोगों ने इसे काला कानून के नाम से जाना और इसका विरोध किया। जैसे इसका विरोध किए, इसका विरोध करने के लिए महात्मा गांधी ने देश में उपस्थित जितने भी प्रभावशाली नेता थे उन सभी को, पंजाब का एक जगह था जिसका नाम है अमृतसर, वहां पे जो एक बगीचा है, एक स्टेडियम है, जिस स्टेडियम का नाम है जालियांवाला बाग। पंजाब का एक जगह है जिसका नाम है अमृतसर, इसी अमृतसर में एक स्टेडियम है जिसका नाम है जालियांवाला बाग। इस जालियांवाला बाग में देश के सभी जो प्रसिद्ध नेता या जो जितने भी आंदोलनकारी थे सबको इकट्ठा किया गया और इकट्ठा करने के बाद इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ में वार्तालाप स्टार्ट हो गया कि कैसे रॉलेट एक्ट को भारत से दूर किया जाए, भारत से अलग किया जाए, भारत से भगाया जाए। इसी बीच इन्हीं आंदोलनकारियों में से कोई एक गद्दार जाके जो
अंग्रेजों के जो गवर्नर जनरल था वह उसका नाम था जनरल डायर, बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। जनरल डायर को जाके किसी ने बता दिया कि तुम्हारे खिलाफ में जालियांवाला बाग में लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहां पे विचार विमर्श चल रहा है, मीटिंग चल रहा है, अगर ये मीटिंग सफल हो गया तो अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो जनरल डायर ने अपने पुलिस कर्मियों को, अपने कमांडर को भेज दिया यहाँ पे जालियांवाला बाग में, और जालियांवाला बाग में सिर्फ एक ही दरवाजा वहां से भागने के लिए। उस दरवाजे पे जितने भी कमांडर थे वह हाथ में बंदूकें लेकर उस दरवाजे पे खड़ा हो गए और सामने खड़े हजारों की संख्या में निहत्थे लोगों पर लगातार 10 मिनट तक गोलीबाजी की है। और इस 10 मिनट तक हुई गोलीबाजी में पूरे 400 लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए और इसमें से 2000 से भी अधिक लोग घायल हो गए। इसके बीच महात्मा गांधी को भी ये भी घायल हुए थे, लेकिन ये जीवित बच गए। इस पूरे कांड को जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है और यह कांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जब यह कांड हो गया तो पूरे विश्व में, केवल भारत ही नहीं पूरे विश्व में एक अलग सा माहौल बदल गया और लोग जो है एकदम सा अलग सा माहौल बना के डर गए। जिसके बाद जब महात्मा गांधी ने इस घटना से जब बाहर निकले तो निकलने के बाद उन्होंने प्रण लिया कि नहीं, अब अंग्रेजों को कंफर्म निश्चित ही रूप से हमें अपने देश से खदेड़ना चाहिए, क्योंकि यह दिन प्रतिदिन इन लोगों की जो हरकतें हैं वह बढ़ती ही जा रही है। यहाँ पे निहत्थे लोगों पे लगातार 10 मिनट तक गोलीबाजी किया गया, जहाँ पे विरोध करने वाला कोई भी नहीं था। इसके बाद महात्मा गांधी ने 1919 ईस्वी के जस्ट बाद 1920 ईस्वी में अंग्रेजों के खिलाफ अपना एक नया आंदोलन शुरू कर दिए, जो कि अंग्रेजों को भगाने के लिए काफी था। और अंग्रेजों के भगाने के लिए महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में एक आंदोलन किए जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्या था? तो महात्मा गांधी ने अंग्रेजों का सहयोग करने से मना कर दिया। जितने भी लोग अंग्रेजी शासन व्यवस्था में, अंग्रेजी सेना में शामिल थे, सबको वापस बुला लिए और जितने भी लोग जो थे महात्मा गांधी के द्वारा और भारत के जितने भी लोग थे वो जो अंग्रेजों का समर्थन कर रहे थे, सबसे बोला गया कि आप अंग्रेजों की सहायता नहीं कीजिए। इसको असहयोग आंदोलन के नाम से जाना गया है। यह आंदोलन पूरे 2 साल तक चला, 1920 से लेके 1922 ईस्वी तक चला। इस आंदोलन का जो प्रस्ताव था उसे नागपुर अधिवेशन दिसंबर 1920 में प्रस्तावित किया गया और नागपुर अधिवेशन में ही ये जाके पारित हुआ। क्वेश्चन कहेगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो दिसंबर 1920 ईस्वी नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। उसके बाद इस आंदोलन को एक नेता थे एनी बेसेंट, ये भी बहुत ही प्रभावशाली नेता थे। इन्होंने कहा कि यह महात्मा गांधी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है असहयोग आंदोलन, यह मूर्खतापूर्ण आंदोलन है, क्योंकि महात्मा गांधी मारधार में विश्वास नहीं रखते थे। इनका सिर्फ एक ही मत था, सत्य और अहिंसा से ही किसी भी व्यक्ति को जीता जा सकता है और यह सत्य और अहिंसा के दम पर ही अंग्रेजों को जीतना चाहते थे। जिसके बाद एनी बेसेंट ने सोचा कि नहीं, किसी से आग्रह करके और अपने अधिकारों को मांगने से कभी नहीं मिलेगा, अपने अधिकारों को छीनना पड़ेगा। ये विचार था एनी बेसेंट का। इसलिए उन्होंने, एनी बेसेंट ने इस आंदोलन को मूर्खतापूर्ण आंदोलन के नाम से संबोधित किया। हालांकि यह आंदोलन काफी हद तक सफल रहा। यह आंदोलन के बाद पूरे देश में एक अलग सा माहौल बन गया और सभी लोग जो थे एक अलग सा माहौल लेके अंग्रेजों के खिलाफ शुरू कर दिया अपना आंदोलन। और यह आंदोलन इतना ज्यादा भयानक हो गया, इतना ज्यादा भयानक कि गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चौरी चौरा। एक थाना था, थाना था पुलिसकर्मी, यहाँ पे एक छोटा सा थाना था जिसमें सिर्फ 22 ही पुलिसकर्मी तैनात थे। ये पुलिसकर्मी अंग्रेजों के पुलिसकर्मी थे जिसका नाम था चौरा चौरी थाना। यह गोरखपुर में है। अंग्रेज जो जितने भी वहां के स्थानीय लोग थे, चौरा चौरी जगह के जो स्थानीय लोग थे, वो अंग्रेजों से इतना ज्यादा नफरत करने लगे और महात्मा गांधी के प्रभाव के कारण उनके मन में इतना ज्यादा जोश आ गया था कि वहां पर 22 पुलिसकर्मी को उसी थाना में जिंदा जला दिए। जितने भी 22 पुलिसकर्मी अंग्रेजों के थे उनको स्थानीय लोगों ने मिलके और उसी थाना में उन लोगों को जिंदा जला दिया गया। इसके पीछे का कारण ये था कि वहां के स्थानीय पुलिस जो थी वह स्थानीय लोगों को परेशान कर रही थी, स्थानीय लोगों से जाके मारपीट से लेके जबरदस्ती करने तक। अब सभी लोगों ने मिलकर उनका विरोध किया और सभी स्थानीय लोगों ने, गांव के लोगों ने चौरा चौरी के उन लोगों को खेदने लगा। खेदने के बाद 22 ही पुलिसकर्मी थे वो जाके अंदर, थाना के अंदर बंद हो गए और अंदर से अपने आप को लॉक कर दिया। फिर उसके बाद स्थानीय लोगों का क्या,
कहा जाता है किसी भी भीड़ को परेशान नहीं करना चाहिए। किसी एक आदमी को परेशान करना सही है, लेकिन किसी भीड़ को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब भीड़ टूट पड़ती है ना, तो किसी को भी धराशायी कर सकती है। उन स्थानीय लोगों ने पुलिसकर्मी को बाहर से लॉक करके और उसी थाने के अंदर पेट्रोल छिड़ककर 22 पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया, जिसके बाद ये असहयोग आंदोलन हिंसात्मक होना शुरू हो गया। महात्मा गांधी बोले थे कि हमारा आंदोलन कभी भी हिंसात्मक नहीं होगा, अहिंसात्मक होगा, इसमें मारधार का व्यवस्था नहीं रहेगा, कोई भी मारधार नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर आते आते चौरा चौरी हत्याकांड में यह आंदोलन हिंसात्मक होने लगा, जिसके बाद महात्मा गांधी को इसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे 2 सालों के लिए जेल में डाल दिया गया। तो क्वेश्चन कहेगा चौरा चौरी हत्याकांड क्या है? तो चौरा चौरी हत्याकांड गोरखपुर का एक जगह है जहां का स्टेशन पुलिस थाना था, जिसका नाम था चौरा चौरी। यह घटना 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। 5 फरवरी 1922 ईस्वी में 22 पुलिसकर्मी को वहां के स्थानीय लोगों ने पुलिस थाना के अंदर ही जिंदा जला दिया है, जिसके बाद अगले 6 दिन बाद 11 फरवरी 1922 ईस्वी को सरकार के द्वारा महात्मा गांधी को उसके उपलक्ष्य में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें जेल भेज दिया गया। महात्मा गांधी के जेल जाने के बाद असहयोग आंदोलन की समाप्ति हो गई। जिसके बाद क्वेश्चन कहेगा असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुई? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। इसके पीछे कारण क्या था? तो चौरा चौरी हत्याकांड। अगर ये चौरा चौरी हत्याकांड नहीं होता तो कंफर्म था कि देश उसी समय आजाद हो जाता, लेकिन ये चौरा चौरी हत्याकांड की वजह से असहयोग आंदोलन को वापसी करना पड़ा और महात्मा गांधी को जेल जाना पड़ा। जैसे ही महात्मा गांधी जेल चले गए, उसके बाद 2 व्यक्ति चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर अपना एक अलग पार्टी बनाया, जिसका नाम था हिंद स्वराज। ये हिंद स्वराज एक अलग सा पार्टी बनाया 2 व्यक्तियों ने मिलकर, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। और इन दोनों व्यक्तियों ने जिस पार्टी का स्थापना किया था स्वराज पार्टी। इस स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कि जो विधानसभा में चुनाव होते हैं, विधान परिषद में चुनाव होते हैं, उस चुनाव में जाके ये लोग भाग ले। लेकिन चूंकि ये एक आम व्यक्ति थे और विधान परिषद का जो क्षेत्र था वो अंग्रेजों के समर्थन में था, अंग्रेजों के पास था, तो ये कतई संभव नहीं था। फिर भी इन लोगों ने प्रयास किया। उसके बाद जैसे ही 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी जेल से छूटकर वापस आए, तब चित्तरंजन दास जो कि स्वराज पार्टी के नेता थे, स्थापक थे, तो चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी दोनों व्यक्ति आपस में बैठकर विचार विमर्श किए, समझौता किए। इस समझौता को गांधी दास समझौता के नाम से जाना जाता है। यह समझौता हुआ था 1924 ईस्वी में। क्वेश्चन कहेगा कि गांधी दास समझौता या गांधी दास पैक्ट कब आया था? तो 1924 ईस्वी में। यह समझौता किन दोनों के बीच में हुआ था? तो एक महात्मा गांधी के और दूसरा चित्तरंजन दास। तो महात्मा गांधी के नाम से गांधी और चित्तरंजन दास के नाम के अंश से दास ले लिया गया, जिसे गांधी दास समझौता के नाम से जाना गया। और यह समझौता 1924 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद महात्मा गांधी अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आप अगर इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। इसके बाद महात्मा गांधी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन का शुरुआत किया। अब उनके जीवन का सबसे बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में स्टार्ट कर दिया और यह आंदोलन पूरे 4 साल तक चला था। 1934 ईस्वी में इस आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उसके पीछे कुछ कारण था। तो महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 ईस्वी में कर दिया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? तो प्रेम पूर्वक अंग्रेजों की बात नहीं मानना ही सविनय अवज्ञा आंदोलन है। उन्होंने कहा कि आज के बाद हम लोग अंग्रेजों के किसी भी बात से खाफित नहीं रहेंगे, उनके सभी बातों को हम नकारेंगे, उनका किसी भी बात का समर्थक हम लोग नहीं करेंगे। सूती वस्त्र जो पहनते थे वो कपड़ा खुद बुनाई करेंगे। नमक, सबसे बड़ा कारण था नमक कानून, तो नमक कानून का बोले उल्लंघन करेंगे। और इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत में महात्मा गांधी ने उस समय जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड इरविन था और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड, तो महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन के समक्ष अपने 11 सूत्री मांगों को रखा। ये 11 सूत्री मांग क्या है? तो महात्मा गांधी ने अपने 11 शर्त
लॉर्ड इरविन के समक्ष रखा, जिसे 11 सूत्री मांग के नाम से जाना जाता है। लेकिन लॉर्ड इरविन ने महात्मा गांधी के इन 11 शर्तों को मानने से इनकार कर दिया। उसके बाद महात्मा गांधी ने गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि नहीं, आज के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हम कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत उन्होंने एक नई यात्रा से किया, डांडी मार्च से किया। डांडी मार्च क्या है, तो उस समय एक नियम था कि जो भी भारत में जितने भी नमक है वो सब नमक जो है वो अंग्रेज ही बना सकते हैं, भारत के लोग नहीं बना सकते। इसे नमक कानून कहा जाता था। तो गांधी जी ने कहा कि सबसे पहले हम इसी नियम का उल्लंघन करेंगे और आज के बाद हर घर में नमक बनेगा, हर घर के इंसान नमक बनाएगा और वो खुद खाएगा, अंग्रेजों पे डिपेंड नहीं रहेगा। जिसके बाद उन्होंने नमक कानून का उल्लंघन किया। इस नमक कानून का उल्लंघन करने के लिए महात्मा गांधी अपना एक यात्रा किए, जिसे डांडी मार्च यात्रा के नाम से जाना जाता है। ये डांडी मार्च यात्रा उन्होंने भारत के गुजरात राज्य के साबरमती आश्रम से शुरू किए और डांडी तक, ये समुद्र के किनारे एक जगह है जिसका नाम है डांडी, यहाँ तक उन्होंने पैदल यात्रा किया था। यह यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू किए और 6 अप्रैल 1930 ईस्वी में जाके पहुंचे। अर्थात टोटल 24 दिनों का समय लगा था और इस 24 दिनों में वह पैदल ही यात्रा किए हैं। 24 दिनों की यात्रा उन्होंने पैदल किया था और ये 241 मील अर्थात किलोमीटर में देखें तो 390 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने तय किया। और जब ये घर से निकले थे तो निकलते वक्त इनके साथ मात्र 79 ही सहयोगी थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े, डांडी पहुंचते पहुंचते इनके साथ लाखों की भीड़ जमा हो गई और लाखों की संख्या में लोग इनके पीछे निकल पड़े थे। घर से सिर्फ 79 लोगों के साथ ही निकले थे। इसमें से सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं का सामने आया, सबसे ज्यादा महिलाएं ही इसमें भागी आई। और वहां पे जाकर डांडी पहुंचकर महात्मा गांधी ने नमक कानून का उल्लंघन किया और नमक वहां पे खुद इन्होंने बनाया, जिसे नमक कानून का उल्लंघन कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महात्मा गांधी ने इस डांडी यात्रा के दौरान ही अपने वस्त्रों का त्याग किए थे। इसके पीछे एक घटना सामने क्या आता है कि महात्मा गांधी जैसे रास्ते से जा रहे थे तो उसी बीच एक नदी पड़ती थी। महात्मा गांधी अपने प्यास को बुझाने के लिए नदी के समीप गए तो वहां पे देखा कि एक औरत नदी के अंदर ही बैठी हुई थी। इन्होंने बहुत देर इंतजार किया। जब औरत वहां से नहीं निकली तब महात्मा गांधी ने उनसे पूछा कि हे देवी, आप यहाँ पर इतनी देर से क्यों बैठी हुई है? तो उसने जवाब दिया कि रिसीवर, यहाँ पर मेरे पास सिर्फ एक ही वस्त्र है जिसको हमने धोकर सुखाने के लिए डाला हुआ है। जब वो सूख जाएगा तो फिर मैं यहाँ से निकलूंगी और उस वस्त्र को पहन के आगे बढ़ूंगी। जिसके बाद महात्मा गांधी को बहुत ही ज्यादा दुख पड़ा और उन्होंने अपना वस्त्र उस औरत को दे दिया और वहीं पे उन्होंने प्रण लिया कि आज के बाद मैं तब तक पूरे शरीर पे वस्त्र नहीं पहनूंगा जब तक कि भारत के प्रत्येक लोगों को, प्रत्येक व्यक्ति को पूर्ण वस्त्र नहीं दिला पाए। और उसके बाद महात्मा गांधी ने अपने वस्त्र का त्याग कर दिया और सिर्फ एक धोती में ही अपना जीवन गुजार दिया। ऐसा दरिया दिल हमारे महात्मा गांधी का था। तो वे नमक कानून का उल्लंघन किए 1930 ईस्वी में। उसके बाद यह इतना भयानक हो गया, डांडी मार्च इतना भयानक हो, इसे मार्च यात्रा के नाम से भी जाना जाता है या डांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है। यह यात्रा इतना भयानक हो गया कि पूरे देश में हाहाकार मच गया। इस हाहाकार का गूंज लॉर्ड इरविन के कानों तक पहुंचा। लॉर्ड इरविन ने सोचा कि अगर महात्मा गांधी को नहीं रोका गया तो यह बहुत ही जल्द भारत को आजादी दिला देंगे। उसके बाद महात्मा गांधी को फुसलाने के लिए, उनसे समझौता करने के लिए लॉर्ड इरविन ने 3 सम्मेलन रखा। इस सम्मेलन का नाम है गोलमेज सम्मेलन। एक गोलमेज सम्मेलन क्या होता है? तो एक बहुत बड़ा गोल टेबल होता है। इस गोल टेबल के चारों तरफ कुर्सियां लगी होती है और उस गोल टेबल के चारों तरफ लगी कुर्सियों पे जिससे समझौता करना होता था वो आके बैठते थे और फ्रंट में लॉर्ड इरविन बैठता था और समझौता करते थे। तो सब ये गोलमेज सम्मेलन 3 आयोजित किया गया। यह ब्रिटेन में हुआ था, इंग्लैंड में। तो इसके लिए सबसे पहला जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन था 1930 ईस्वी में आयोजित किया गया और 1930 में इस नमक कानून के तोड़ने के बाद महात्मा गांधी को इंग्लैंड बुलाया गया। महात्मा गांधी वहां जाने से इनकार कर दिए और बोले कि जब तक तुम मेरा 11 सूत्री मांग को नहीं मानेगा तब तक हम ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी उस आंदोलन में, उस गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए। लेकिन भारत का एक व्यक्ति था
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वह इस यहाँ पे गए थे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए गए थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने और भी आंदोलन शुरुआत किया। फिर 1931 ईस्वी में महात्मा गांधी को फिर से बुलाया। अगले ही साल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये लॉर्ड इरविन ने किया। और अगले साल द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में महात्मा गांधी को फिर से बुलाया गया। यहाँ पर महात्मा गांधी से एक गलती हो गई, जिनके कारण महात्मा गांधी को एक बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा और हमें एक अपने देश के सबसे कीमती सपूत को खोना पड़ा। वो कीमती सपूत थे भगत सिंह। भगत सिंह को इसी बीच 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दिया गया। ये भगत सिंह कौन थे? तो भगत सिंह का तीन दोस्त थे, भगत सिंह, खुदीराम बोस और राजगुरु। ये तीन दोस्त आपस में मिलकर, और इनका उम्र करीब 12 से 14 साल की उम्र के थे, और ये तीनों दोस्त मिलके छापामारी युद्ध में माहिर थे। तीनों दोस्त कहीं पर भी अंग्रेजों को देख लेते थे तो उन्हें मार डालते थे। ये खा पी के घर से निकल के जंगलों के रास्ते से जाके छिप जाते थे। उस जंगलों के रास्ते से जब भी अंग्रेज गुजरते उनको ये मार डालते थे। ऐसा ही घटना एक बार मार रहे थे, तब तक अंग्रेजों के हाथ पकड़े गए, जिसके कारण इनको जेल दे दिया गया। और डेट निकला कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को इन तीनों व्यक्तियों को फांसी दिया जाएगा। इसके पहले ही 1931 में ही महात्मा गांधी को लॉर्ड इरविन ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में बुलाया। महात्मा गांधी को यहाँ पे यह करना चाहिए था कि उनको यह प्रस्ताव रखना चाहिए था कि अगर तुम हमारे 3 सपूतों को तुम छोड़ेगा तब तुमसे हम मिलने के लिए आएंगे, अगर तुम नहीं छोड़ेगा तो हम तुमसे मिलने के लिए नहीं आएंगे और हम अपना ये आंदोलन ऐसे ही जारी रखेंगे, अपना सविनय अवज्ञा आंदोलन को खत्म नहीं करेंगे। लेकिन महात्मा गांधी से गलती क्या हो गया कि भारत के तीनों लाल को फांसी पर चढ़ने के लिए छोड़कर ये चले गए, इंग्लैंड चले गए उसे लॉर्ड इरविन से मिलने के लिए। जैसे ही ये वहां पर पहुंचे वैसे ही 23 मार्च 1931 ईस्वी को हमारे तीनों लालों का फांसी दे दिया गया। इसके बाद महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए तो वहां पर भीमराव अंबेडकर भी शामिल हुए थे, और यहाँ पे जब शामिल हुए तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को ये पहुंचे थे गोलमेज सम्मेलन में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में, जिसे गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहेगा गांधी इरविन समझौता क्या है? तो 5 मार्च 1931 ईस्वी को महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, जिससे लॉर्ड इरविन ने समझौता किया कि आप इस को सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लीजिए। इस समझौता को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर जब महात्मा गांधी वापस आए तो जब इन्होंने हमारे तीनों लालों के बारे में सुना तो इनका बहुत बुरा हाल हुआ, जिसके बाद इसके बाद जब फिर से लॉर्ड इरविन ने बुलाया 1932 ईस्वी में 1932 ईस्वी में जब तीसरा गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया और वहां पर बुलाया तो वहां पर महात्मा गांधी नहीं गए। लेकिन तृतीय गोलमेज सम्मेलन में भी भारत का एक इंसान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शामिल हुए थे। तो क्वेश्चन कहेगा कौन सा ऐसे व्यक्ति थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन महात्मा गांधी किस में भाग लिए? मात्र द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 ईस्वी में ही। जब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1932 ईस्वी में तृतीय गोलमेज सम्मेलन से वापस आए तब महात्मा गांधी से एक समझौता किए। यह समझौता पूना में हुआ था, इसीलिए इसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन कहेगा पूना समझौता क्या है? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच किया गया एक समझौता था जो 26 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना में हुआ था, जिसे पूना पैक्ट या पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर मिलकर पूरे देश को आजादी दिलाने के लिए और बहुत सारे कामों को किए। उसके बाद महात्मा गांधी शांत हो गए। फिर 1940 ईस्वी में 1932 यहां तक खत्म हो गया। 1940 ईस्वी में एक आंदोलन स्टार्ट हुआ जिसका नाम था व्यक्तिगत आंदोलन। अब ये व्यक्तिगत आंदोलन क्या है तो समझिएगा। महाराष्ट्र में एक जगह था जिसका नाम है पवनार। इस पवनार नामक जगह से जितने भी लोग थे, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे इत्यादि जितने भी लोग थे, सभी लोगों ने देखा कि अब कुछ होने वाला नहीं है, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना डायरेक्ट दिल्ली पे ही हमला कर दिया जाए, राजधानी पे हमला कर दिया जाए और वहीं से अंग्रेजों को खदेड़ दिया जाए। इसके लिए उन्होंने
सभी लोगों ने मिलकर एक आंदोलन चलाया, जिस आंदोलन को व्यक्तिगत सत्याग्रह के नाम से जाना गया। इस व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहला जो सत्याग्रही थे वह विनोबा भावे थे, और द्वितीय जो सत्याग्रही थे वह हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात चाचा जी थे। उसके बाद इसमें इन्होंने एक नारा दिया जिसका नाम था दिल्ली चलो, और सभी लोगों ने इसी नारा को दोहराते हुए दिल्ली चलो का नारा दिए और आगे बढ़ गए। हालांकि यह आंदोलन सफल नहीं रहा, काफी हद तक सफल रहा, लेकिन फिर इन्हें किसी कारणवश वापस आना पड़ा। फिर उसके बाद जस्ट मार्च 1942 ईस्वी में भारत में एक मिशन आया जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। अब एक क्रिप्स मिशन क्या है समझिएगा। जैसे यहाँ पे इंग्लैंड ने भारत के अंदर राज्य व्यवस्था में कुछ गड़बड़ी देखा कि भारत में अच्छी तरह से अंग्रेज शासन नहीं संभाल पा रहे हैं। इसकी जांच के लिए इंग्लैंड से एक आदमी आया जिस आदमी का नाम था स्टैटफोर्ड क्रिप्स। यह उसका मेन लीडर था, इस मिशन का मेन लीडर था, और वही एक इंस्पेक्शन करने वाला था, जांच करने वाला था। तो उसने मार्च 1942 ईस्वी में भारत आया और भारत के राज्य व्यवस्था को जांचने लगा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। और महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन के बारे में कहा है कि यह दिवालिया हो चुके बैंक के चेक है। क्वेश्चन कहेगा कि बताइए महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन दिया है। तो महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के संदर्भ में यह कथन दिया है कि यह दिवालिया हो चुके बैंक के चेक के समान है। जिस तरह जो बैंक दिवालिया हो जाता है उसका चेक का कोई भी वैल्यू नहीं होता है, ठीक उसी तरह एक क्रिप्स मिशन का भी कोई वैल्यू हमारे देश में नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि यह बैंक पहले से ही दिवालिया हो चुकी है। दिवालिया का मतलब लूट जाना, बर्बाद हो जाना, ठीक है। उसके बाद यह आंदोलन सफल नहीं रहा। एक क्रिप्स मिशन के खिलाफ में महात्मा गांधी ने अपना अंतिम आंदोलन स्टार्ट किए। ये इनके जीवन का अंतिम आंदोलन था, जिसके बाद महात्मा गांधी भारत को आजादी दिला पाए। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन के खिलाफ में 1942 ईस्वी में 8 अगस्त 1942 ईस्वी में एक आंदोलन चलाए जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन, और ये इनके जीवन का अंतिम आंदोलन था। इस समय द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरमों सीमा पर था। दूसरे तरफ से उधर विदेशों से इंग्लैंड को दूसरे देश परेशान कर रहे थे और इधर से भारत के लोग परेशान कर रहे थे, जिसके बाद स्थिति ऐसी डामाडोल हो गई थी कि अब भारत को आजादी दिलाना बहुत ही आसान हो गया था, क्योंकि अंग्रेज बहुत ही ज्यादा कमजोर पड़ रहे थे। उसके बाद महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन चलाया 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना गया। क्योंकि यह अगस्त में चलाया गया था, इसीलिए इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अक्टूबर क्रांति नहीं, अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। जैसे ही यह आंदोलन चलाए भारत छोड़ो आंदोलन, सभी आंदोलनकारी को तो अंग्रेजों ने अपना एक अलग सा ऑपरेशन चलाया। इन सभी आंदोलनकारियों को रोकने के लिए अंग्रेजों ने अपना एक मिशन चलाया जिसे 0 आवर ऑपरेशन के नाम से जाना गया। और 0 आवर ऑपरेशन मतलब एकदम तत्काल, तुरंत 0 आवर, किसी भी टाइम नहीं लगना चाहिए। और सभी सत्याग्रही को, सभी आंदोलनकारी को उन लोगों ने पकड़ लिया और गिरफ्तार कर लिया। महात्मा गांधी के साथ सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके एक पैलेस है जिसका नाम है आगा खां पैलेस, इसी आगा खां पैलेस में ले आके इन सभी को बंदी बना के रख दिया गया। हालांकि कुछ दिनों बाद इन सबको छोड़ा गया। उसके बाद आखिरी दम पर सभी लोगों के लाख कोशिश करने के बाद अंतिम में 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश भारत अंग्रेजों के चंगुल से आजाद हो गया। लेकिन दुखद घटना ये आई कि जस्ट 1947 के बाद 30 जनवरी 1948 ईस्वी को भारत के ही एक व्यक्ति नाथूराम गौडसे के द्वारा महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी गई। अब इसके पीछे की सच्चाई बहुत ही दर्दनाक है, क्योंकि महात्मा गांधी जब अंग्रेज भारत को छोड़ के जा रहे थे तो उस समय भारत में बहुत सारे लोग थे और भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना 2 सबसे प्रथम व्यक्ति सामने आए थे। अंग्रेजों ने कहा कि भारत में आखिर शासन व्यवस्था किसको सौंपा जाएगा, तो महात्मा गांधी से पूछा गया। महात्मा गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम सामने रखा, लेकिन वास्तविकता में मोहम्मद अली जिन्ना उसके वास्तविक उत्तराधिकारी थे।
जिसके बाद मुस्लिम समुदाय ने महात्मा गांधी का विरोध करना शुरू किया और उन्होंने एक अलग देश की मांग की। वो बोले कि ठीक है, जिसको जहां रहना है रह सकता है, जहां पे मुस्लिम समुदाय का जनसंख्या ज्यादा है वहां पे एक अलग देश बना लो और हम लोग एक अलग देश में रहेंगे। जिस देश में हिंदू चाहे उधर रह सकता है, जिस देश में मुसलमान चाहे उधर रह सकता है, सब कोई स्वतंत्र है। उसके बाद सभी मुसलमान एक अलग देश बना लिए और हिंदू एक अलग देश बना दिए। जिसके बाद 1947 में पाकिस्तान अलग हो गया भारत से। ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुखद घटना है और इस तरह हमारे अखंड भारत का टुकड़ा टुकड़ा हो गया। जब अलग से एक पाकिस्तान की मांग हुई तो महात्मा गांधी ने बोला कि जहां जिस जगह पे मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा है वहां पे अलग देश बना लिया जाए और जहां पे हिंदू का जनसंख्या ज्यादा है वहां पे हिंदू के लिए अलग देश बना लिया गया। लेकिन देखा गया कि भारत में दो जगह मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा थी, एक यहाँ पे पश्चिम की तरफ और एक यहाँ पे पूरब की तरफ। इन दोनों की तरफ मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या ज्यादा थी, जिसको देखते हुए पाकिस्तान ने, जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन लोगों ने कहा कि हम लोग दो जगह देश बनाएंगे, इधर को कहेंगे पश्चिमी पाकिस्तान और इधर को कहेंगे पूर्वी पाकिस्तान। तो पाकिस्तान दो भाग में बट गया, इधर पश्चिमी पाकिस्तान और इधर पूर्वी पाकिस्तान। उसके बाद महात्मा गांधी से बोला गया कि हम तो देश बना लिए लेकिन उसके बाद हमें रहने के लिए पैसे चाहिए, क्योंकि जमीन तो है, घर बनाने के लिए पैसे नहीं है। तो महात्मा गांधी से बोला गया, तो महात्मा गांधी ने 600 करोड़ रुपया पाकिस्तान को दे दिया ताकि जाके वो अपने छत, अपने सर पे तिरपाल तान सके और उस चुट्टा देश आज भारत पे बम चलाता है। सोचो, वो भारत के टुकड़ों पे पला हुआ, भारत से पैदा हुआ है, उसके बाद बाप से टकराएगा। यहां से दो पाकिस्तान के दो भाग हो गए, यहाँ पे एक पश्चिमी पाकिस्तान और यहाँ पे एक पूर्वी पाकिस्तान। लेकिन तब उसके बाद उसके मन में यह सवाल आया कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग जाएंगे कैसे? देश हमारे ही है तो आने जाने का सिलसिला बना रहेगा, ये भारत तो बीच में रास्ता देगा नहीं, तो या तो इधर नीचे समुद्री मार्ग से जाना पड़ेगा और नहीं तो इधर हिमालय पर्वत को टप के जाना पड़ेगा। दोनों ही बहुत ज्यादा कठिन था। उसके बाद महात्मा गांधी से इन्होंने एक रोड की मांग किया, एक जीटी रोड था जो यहाँ से लेके और यहाँ पूर्वी पाकिस्तान से लेके पश्चिमी पाकिस्तान से लेके पूर्वी पाकिस्तान तक जाता था। इस रोड का नाम था जीटी रोड, जिसे ग्रैंड ट्रैंक रोड के नाम से जाना जाता है। इसे शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इस जीटी रोड की मांग कर दी कि पाकिस्तान बोला कि आप हमें इस बीच वाला रोड को दे दीजिए ताकि हम पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान से पश्चिमी पाकिस्तान जा सके। इसको महात्मा गांधी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, तुम ले सकता है। जिसको देखते हुए नथुराम गोडसे ने बोला कि सर आपका दिमाग कहाँ है? इधर पश्चिमी पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा दुश्मन हो चुका है, पूर्वी पाकिस्तान ऑलरेडी हमारा दुश्मन हो चुका है, अगर बीच वाला रोड दे देते हैं तो इस बीच वाले रोड पे, ये पूरा रोड पे पाकिस्तान अपना सेना रखेगा। जब यहाँ पे अपना सेना रखेगा तो भारत का कनेक्शन उत्तर से और दक्षिण से दोनों तरफ से टूट जाएगा। नीचे वाला भारत ऊपर नहीं जा सकता और ऊपर वाला भारत जो है वो नीचे नहीं आ सकता, अर्थात भारत के दक्षिण हिस्सा से उत्तरी हिस्सा में जाना मुश्किल हो जाएगा और उत्तर से दक्षिण आना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान का अगला कदम ये रहेगा, इधर से घेर लेगा पश्चिमी पाकिस्तान, इधर से घेरेगा पूर्वी पाकिस्तान और ऊपर से घेरेगा आपका ये जीटी रोड वाला पाकिस्तान, और तीनों तरफ से करके इसको आराम से वो लोग कब्जा कर सकते थे। क्योंकि हम लोग शासन व्यवस्था यहाँ से संभालते थे दिल्ली से, और इधर कोई शासन व्यवस्था संभालने वाला नहीं था। जिसके बाद पाकिस्तान ये पूरा मिलकर अलग ही पाकिस्तान बन जाता और हमारा भारत सिर्फ इतना ही में सिमट कर रह जाता। इसको देखते हुए नथुराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली मार के उनकी हत्या कर दी और हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शहीद हो गए। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यदि आपको किसी भी प्रकार का इसमें और भी कोई दिक्कत है, समस्या है, तो आप कमेंट कीजिए और ऊपर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, उस पर मैसेज कीजिए। और इसका जो लिंक है इसका पूरे के नोट्स का, वो आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइए वहाँ से चेक कीजिए। और थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा के देखो, क्योंकि थोड़ा नाइट टाइम में इसको हम रिकॉर्ड करते हैं, जिसकी वजह से क्वालिटी कम आज हो जाता है। तो इसको ऊपर एक 3 डॉट दिखता होगा, इस 3 डॉट से जाके आप इसका क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, 720 पे कर लीजिएगा, ये बिल्कुल ही फ्रेश दिखेगा। और आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।